क्या 18,000 की बेसिक सैलरी सीधे अब 54,000 होने वाली है? क्या यह बढ़ी हुई सैलरी 1 जनवरी 2026 से ही मिलेगी आपको एरियर के रूप में? जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम साहित्य है और डिजिटल ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के सबसे बड़े सवाल 8वां वेतन आयोग। इस वीडियो में हम मुख्य 6 बातों पर बात करेंगे और उसे डिकोड करने का प्रयास करेंगे कि फीडबैक फैक्टर 3.25 क्यों मांगा जा रहा है और सरकार की चुप्पी का क्या मतलब है और एनसीजेसीएम नेताओं ने अंदर की बात क्या बताई है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 1। भारत में हर 10 साल में वेतन आयोग आता है। चौथा आया, 5वां आया, 6ठा आया या फिर 2016 में 7वां वेतन आयोग। अब 2026 की बारी है। जब 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था तब की महंगाई और आज की महंगाई में जमीन आसमान का अंतर है। दाल, तेल, पेट्रोल की कीमतें दुगनी हो चुकी है। इसलिए 8वां वेतन आयोग कोई गिफ्ट नहीं बल्कि कर्मचारियों का उनका हक है। आइए पॉइंट नंबर 2 समझते हैं। फीडबैक फैक्टर क्या होता है? फीडबैक फैक्टर आसान भाषा में हम समझाते हैं कि वो नंबर जिससे आपकी पुरानी बेसिक सैलरी में गुना करके नई बेसिक सैलरी निकाली जाती है उसे फीडबैक फैक्टर कहते हैं। वैसे तो 7वां वेतन आयोग में फीडबैक फैक्टर 2.57 था, लेकिन कर्मचारी संगठनों की मांग है कि इसे 3.25 या 3.6 किया जाए। भिन्न भिन्न कर्मचारियों के संगठनों की मांग है। अगर आपकी बेसिक सैलरी 18,000 है, अगर मान लिया जाए कि फीडबैक फैक्टर 3.2 होता है तो नई बेसिक सैलरी आपको 58,500 मिलती है। अगर यहां तक भी मानते हैं कि सरकार 3 पॉइंट ही मानती है तो यह आपकी बेसिक सैलरी 54,000 होगी। पॉइंट नंबर 3 पर बात करते हैं डीए मर्ज और 50% का नियम। मुद्दा यह है कि हाल ही में 50% डीए पार कर गया और नियम कहता है कि जब डीए 50% पार करती है तो भत्ते बढ़ जाते हैं, लेकिन कर्मचारियों संगठनों की मांग है कि डीए को मूल वेतन में मर्ज कर दिया जाए, जिससे यह फायदा होगा कि अगर डीए मर्ज होता है तो 8वां वेतन आयोग की शुरुआत में ही अच्छे लेवल से होगी, जिससे आपको नेट सैलरी में भारी उछाल आएगा। पॉइंट नंबर 4, एनसीजेसीएम और कर्मचारी संगठनों का रुख। बीसी शर्मा साहब हो या एनसीजेसीएम के अन्य नेताओं हो, उनका कहना स्पष्ट है कि सरकार ने टर्म ऑफ रेफरेंस जिसे टीओआर का आर कहते हैं 8वां वेतन आयोग में इसका जिक्र ही नहीं किया, जो चिंता का विषय है। चुनाव के बाद और बजट सत्रों से ही कर्मचारी संगठनों ने सरकार से दबाव पर बनाना स्टार्ट कर दिए। रेलवे हो, डिफेंस हो या पोस्टल विभाग के यूनियन हो, सरकार पर दबाव बना रही है। पॉइंट नंबर 5, पेंशन भोगियों और अन्य भत्तों पर असर। 8वां वेतन आयोग का फायदा सिर्फ कर्मचारियों को नहीं होगा बल्कि रिटायर कर्मचारियों को भी होगी। उनकी पेंशन उसी अनुपात में वृद्धि होगी जिस अनुपात में काम करने वाले कर्मचारियों की बढ़ेगी। एचआरए, अन्य भत्ते जैसे बेसिक सैलरी बढ़ेगा, आपका एचआरए और ट्रांसफर अलाउंस भी अपने आप बढ़ जाएगा। पॉइंट नंबर 5 जो सबसे महत्वपूर्ण है, फैमिली यूनिट्स। इस बार मांग है कि महंगाई को देखते हुए फैमिली यूनिट 3 से बढ़ाकर 5 कर दिया जाए, जिससे इस यूनिट में माता पिता को भी इस यूनिट में जोड़ने का यूनियन ने बात रख दी है ताकि कैलकुलेशन ज्यादा सटीक हो। इसका प्रभाव फीडबैक फैक्टर पर पड़ेगा और कर्मचारियों का इसका सबसे ज्यादा फायदा होगा। पॉइंट नंबर 5, निष्कर्ष और मेरा नजरिया। 8वां वेतन आयोग आना तय है, लेकिन लड़ाई है कि यह कब आएगा और कितना आएगा। क्या सरकार 1 जनवरी 2026 की डेडलाइन मानेगी? क्या फीडबैक फैक्टर 3 के पार जाएगा? अगर आप एक सरकारी कर्मचारी या पेंशनर हैं तो कमेंट में हैश लगाकर 8 पे कमीशन लिखें और अपनी राय दें कि न्यूनतम वेतन कितना होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।